बॉर्डर क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन है। 1 पैरा बटालियन जो हिंदुस्तान आर्मी की वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बटालियन थी, उसको ये काम दिया गया। वो लोग उरी में थे उस समय, और उसको उसके जो 2IC थे, उनका नाम था मेजर रंजीत सिंह दयाल, वो एक बहुत ही काबिल सिख ऑफिसर थे। उनको ये काम दिया गया कि तुम बॉर्डर क्रॉस करो, और बॉर्डर क्रॉस करके तुम ये हाजी पीर पास जो है जहाँ से आ रहे हैं उसको कैप्चर करो। हाजी पीर पास को कैप्चर करने के लिए उससे पहले 3 और एनिमी पिकेट्स थी जो डिस्ट्रॉय करनी थी। 1 पैरा एक बहुत ही काबिल और फिजिकली फिट और वेल ट्रेन्ड इंडियन आर्मी की बटालियन थी। इसमें 4 कंपनियां थी, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। हर कंपनी में लगभग 120 लोग थे। अल्फा कंपनी सिखों की थी, ब्रावो कंपनी डोगरास की थी, चार्ली कंपनी जाटों की थी, और डेल्टा कंपनी अहीरों की थी। 15 बटालियंस ने 28 दिन तक अटैक किए। ये 500 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था जो हमने कैप्चर कर लिया। नमस्ते, जय हिंद। संगम टॉक्स के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे जुड़े हैं कुलप्रीत यादव सर के साथ एक और सेशन रिकॉर्ड करने के लिए, जिनके साथ हम बैटल ऑफ रिजांगला पर ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं। कुलप्रीत सर की एक और बुक आ चुकी है जो कि 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर है, जिसे कि बैटल ऑफ हाजीपीर पास भी कहा जाता है। 1965 की बैटल ऑफ हाजीपीर पास के बारे में हम सभी भारतीयों को जानना चाहिए कि कैसे हमारे भारतीय सैनिकों ने वीरता, साहस और अद्भुत रणनीति का एक अभूतपूर्व उदाहरण देते हुए पाकिस्तान के कश्मीर को हथियाने के गंदे इरादों को नाकाम किया था। कुलप्रीत जी को बहुत बहुत अभिवादन इस 1965 के युद्ध के ऊपर इस बहुत ज़रूरी पुस्तक को लिखने के लिए। कुलप्रीत सर 2 दशकों तक इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर के रूप में सेवा कर चुके हैं और कई फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पुस्तकों को ऑथर कर चुके हैं। साथ ही साथ कुलप्रीत जी एक प्रोफेशनल एक्टर भी हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। वेलकम कुलप्रीत सर इन टुडेज सेशन। थैंक यू। So after Battle of Rezangla 1962, the biggest war that we fought was 1965 हाजी पीर पास वाली कश्मीर में जो लड़ी गई। और अगर हमसे शायद उससे सही से नहीं जीत पाते तो हम कश्मीर का भी बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं उस टाइम खो सकते थे। तो सर बताइए उस बैटल के बारे में, कैसे वो कितनी स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी और कैसे उसको हमारी आर्मी ने काउंटर करा, और कहाँ से वो जिब्राल्टर ऑपरेशन कैसे पाकिस्तान ने शुरू करा था। मैं ये बोलना चाहूँगा पहले मोटे तौर पे हुआ ये था कि 1965 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हाईएस्ट लेवल से प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के ऑफिस से ये डिसाइड किया गया कि हम लोग कश्मीर के अंदर करीबन 30-35 हज़ार इन्फिल्ट्रेटर्स भेजेंगे। उनका काम रहेगा कि कश्मीर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करो, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। इसका मतलब ब्रिजेस तोड़ दो, स्कूलों में आग लगा दो, हॉस्पिटल उड़ा दो, रोड खोद दो और सब तबाही मचा दो। और इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी में भी हर एक को नहीं पता था, केवल उनके एक कोर को पता था जो इसको हैंडल करने वाले। सर इसमें आर्मी के लोग कितने थे और इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब सिविलियंस या जो भी कहें उन्हें, वो कितने थे? परसेंटेज वाइज बोले तो करीबन 25% आर्मी के लोग फील्ड में थे। पाकिस्तान आर्मी के पकड़े भी गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनके नाम भी मैंने बुक में लिखे हुए हैं। और 75% जो वो मुजाहिदीन बोलते हैं, जो ब्रेन वॉश्ड लोकल यूथ को एक आइडियोलॉजी समझा के, रेडिकलाइज करके और आर्म्स की ट्रेनिंग दे के गलत काम करने के लिए भेजा जा रहा है, राइट। तो ये लोग तो फील्ड में थे, लेकिन टॉप लेवल की जो पूरी इनकी हिरार्की जो थी, जो पूरा कंट्रोल कर रही थी, दैट वाज 100% आर्मी, 100% गवर्नमेंट एंड 100% आर्मी। तो इसमें हुआ ये था कि उन्होंने सक्सेसफुली 30,000 इन्फिल्ट्रेटर्स भेज दिए हाजी पीर के थ्रू, और वो सारे फैल गए कश्मीर में। अच्छा, सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि इसका नाम जिब्राल्टर ऑपरेशन रखा उन्होंने। इसका नाम जिब्राल्टर ऑपरेशन क्यों रखा, इसका एक बड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन है। और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि उनके थिंकर्स ने ये सोचा कि जैसे जिब्राल्टर है जो स्पेन और पुर्तगाल के एंड में है, जहाँ से अफ्रीकन कोस्ट शुरू होता है,
और वहीं से उस ज़माने में जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो थ्रू जिब्राल्टर स्पेन और पोर्चुगल में एंटर किए थे और उन्होंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे वॉर्स जीती थी और उस एरिया को कैप्चर करके डोमिनेट किया था। तो वो बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस को जिब्राल्टर के थ्रू क्रॉस करके डोमिनेट किया था और जीता था, ऐसे हमारे मुस्लिम्स जो हैं वो क्रॉस करके कश्मीर में जाके इंडियन कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे। What kind of analogy is this? But that is the reason of calling this battle or this operation of theirs. लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। पाकिस्तान की खुद का दिमाग है ये, और ये अवेलेबल भी है रिटर्न में कई जगह। तो और कोई रीज़न नहीं है ऑपरेशन जिब्राल्टर रखने का, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्होंने रखा और अब भेज तो दिए, और भेजने के बाद में उनको इनिशियल सक्सेस बहुत मिला, क्योंकि इन लोगों ने आके क्या किया, गांव में सब जगह पूरे कश्मीर में इन्होंने आतंक फैला दिया, गांव वालों को डरा दिया कि तुम लोग को ये हिंदू आर्मी है इंडिया की और ये लोग तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, हम तुमको मुक्त करने आए, हम तुमको फ्रीडम दिलाने आए हैं, और तुम नहीं मानोगे तो हम तुमको मार देंगे। उनको डरा धमका दिया। बेचारे गांव वाले गरीब वो सब डर गए, और डर गए तो इन्होंने पूरी जगह कोई ब्रिज तोड़ रहे हैं, कहीं वो कर। अब इंडियन गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस को जैसे 62 में पता नहीं था, 65 में भी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। और हम देख रहे हैं आर्मी की यूनिट्स, कभी किसी आर्मी यूनिट पे अटैक हो रहा है, कभी ब्रिज पे अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल पे अटैक हो रहा है, किसी गांव में आग लगा दी। तो आर्मी जो है उस समय वो काफ़ी टाइम तक समझ ही नहीं पाती कि दुश्मन है कहाँ, क्योंकि कोई दुश्मन तो है नहीं, किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, कोई गोली लेके बंदूक लेके सामने नहीं खड़ा हुआ, सब लोगों के साथ मिक्सअप हो गए लोकल के साथ, और कोई भी आदमी जो है वो सलवार कमीज के नीचे से अपनी ऑटोमेटिक वेपन निकाल के हम पे गोलियां चलानी शुरू कर देता है। तो कितने दिन चला ये ऑलमोस्ट, मतलब? ये काफ़ी टाइम चला, ये लगभग 1 महीना 1.5 महीना चलने के बाद जब बहुत दहशत फैल गई तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, और इन इन्फिल्ट्रेटर्स को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक कागज़, 2-3 कागज़ लिख के दिए थे। कागज़ पे लिखा गया था कि जब कि तुमको क्या बोलना है रेडियो पे, जब तुम पूरे कश्मीर को कैप्चर कर लोगे, जब श्रीनगर पहुंच जाओगे तो रेडियो स्टेशन पे चले जाना, वहाँ पे लोगों को कत्लेआम करके और वो माइक्रोफोन पकड़ के और ये वाला पढ़ना शुरू कर दिया ना। और उसमें ये लिखा हुआ था कि हम कश्मीर के रेवोल्यूशनरीज हैं। क्या प्रोपागेंडा फैलाना है वो? ये प्रोपागेंडा कि भी हम लोकल हैं और इंडियंस लोग हमको वो करते हैं और हम आज़ाद होना चाहते हैं, और आज हम आज़ाद, अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर करते हैं। और इनको ये बोला गया था जैसे ही तुम ये रेडियो पे बोलोगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट सबसे पहले तुमको बोलेगी कि ठीक है, हमने तुमको आज़ाद कर दिया, मतलब हम तुमको रिकग्नाइज करते हैं एज अ कंट्री, ये पाकिस्तान बोलेगी। अब ये लोग सब आगे बढ़ रहे हैं करते 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 करते, और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर जब इंडियन आर्मी को इक्के दुक्के लोग पकड़े जाने लगे तो ये वाला कागज भी मिल गया किसी की जेब से, और फिर हमने 2 ऑफिसर्स को पकड़ लिया उनके। तो वो प्रॉपर उनके दोनों कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स थे, तो दोनों कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स को जब हमने पकड़ा एज प्रिजनर ऑफ वॉर, उनसे इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, तब उन्होंने बताया कि सर ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया है, हम लोग चारों 6 पार्ट्स में हैं, 6 पार्ट्स में डिफरेंट कश्मीर में हम फैल गए हैं, हमारा काम है दहशत मचाना, और ये हमारा लेटर है जो हमको पढ़ना है। तो इंडियन गवर्नमेंट को उनका पूरा प्लान समझ में आ गया। उसके बाद एक्शन गवर्नमेंट को क्या करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्या हम इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ें, अरेस्ट करें, या कुछ और करें? इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, जिनको 47 में वीर चक्र मिला था, वो GOC-in-C थे, और वो उनके अंडर में आता था कश्मीर, हिमाचल, पंजाब उसके अंडर में उनके अंडर में आता था। हिमाचल तो उस समय पंजाब का पार्टी था, और वो शिमला में उनका हेडक्वार्टर था। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसे नहीं होगा, जब तक हम बॉर्डर क्रॉस करके इनका जो पास है जहां से आ रहे हैं उसको बंद ना कर दें, और तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या क्षमता है, क्या पावर है, और इनके दिल में वो खौफ फैलना चाहिए कि हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। पाकिस्तान सोच रही थी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। ये वाला प्लान जो है वो उस समय जो आर्मी चीफ थे उन्होंने अप्रूव कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए, प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रूव कर दिया। बॉर्डर क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन है। 1 पैरा बटालियन जो हिंदुस्तान आर्मी की वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बटालियन थी, उसको ये काम दिया गया। वो लोग उरी में थे उस समय, और उसके जो 2IC थे उनका नाम था मेजर रंजीत सिंह दयाल, वो एक बहुत ही काबिल सिख ऑफिसर थे। उनको ये काम दिया गया कि तुम बॉर्डर क्रॉस करो, और बॉर्डर क्रॉस करके तुम ये हाजी पीर पास जो है जहाँ से आ रहे हैं उसको कैप्चर करो। हाजी पीर पास को कैप्चर करने के लिए उससे पहले 3 और एनिमी पिकेट्स थी जो कैप्चर करनी थी, डिस्ट्रॉय करनी थी।
वन पैरा एक बहुत ही काबिल और फिजिकली फिट और वेल ट्रेन्ड इंडियन आर्मी की बटालियन थी। इसमें 4 कंपनियां थी, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। हर कंपनी में लगभग 120 लोग होते। अल्फा कंपनी सिखों की थी, ब्रावो कंपनी डोगरास की थी, चार्ली कंपनी जाटों की थी और डेल्टा कंपनी अहीरों की थी। तो उनको बाई कास्ट ये कंपनी बनाई हुई थी। दीज वर ऑल वेरी ब्रेव, फिट, पेट्रियाटिक सोल्जर्स। लंबी कहानी है, बट हुआ ये कि हमारे पहले वाले सारे जो अटैक्स थे वो फेल हो गए थे। कैसे कैसे करके हमने एक एक पिकेट को जो है, पहले वाले पिकेट को, उसका नाम था संख, उसको हमने कैप्चर किया। दूसरा का नाम था सार, उसको कैप्चर किया। फिर तीसरे का नाम था लेद वाली गली, उसको कैप्चर किया। उसके बाद में एक हैदराबाद नाला था, उसको हमने क्रॉस किया। उसके बाद में सामने पहाड़ चढ़ के उसके दूसरे साइड में हाजी पीर पास था, उसको फिर हमने हाजी पीर पास को हमने कैप्चर किया। लेकिन हम कैप्चर एनिमी टेरिटरी में इतना अंदर जाके कैप्चर करके वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो काउंटर अटैक करके हमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो चारों तरफ से जो है ये पूरा लैंड मास जो है, चारों तरफ से दुश्मन को हमको अटैक करना पड़ेगा। तो आपको मोटे तौर पे बताऊं तो लगभग 15 बटालियंस ने 28 दिन तक अटैक किए। और पूरा जो, अगर आप मैप देखेंगे ना, तो यहाँ उरी है, यहाँ पुंछ है और ये पूरा इंडिया है। इंडिया के अंदर एक ऐसा बल्ज है जो पाकिस्तान के पास है, राइट। सो अब हम अगर यहाँ पे केवल आके अगर हाजीपीर को ले लेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये पूरा बल्ज तो इसमें भी फैले हुए वो लोग। तो हमने साउथ से भी अटैक किया, पुंछ से भी अटैक किया, हमने नॉर्थ से भी अटैक किया उरी से, और हमने ईस्ट से भी अटैक किया। उस समय हमने एक फॉर्मेशन किया मेघदूत फोर्स करके, विच वॉज लाइक अ मर्सनरी फोर्स विच वॉज क्रिएटेड जस्ट बाई लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। मेघ सिंह, मेजर मेघ सिंह उसके ऑफिसर थे। उनकी भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है और बहुत कहानियां हैं इस कहानी के अंदर में। लेकिन हुआ ये कि हमने न केवल हाजीपीर पास कैप्चर किया, हमने पीछे नीचे 2 पोस्ट थी, राजा पोस्ट, रानी पोस्ट, और बहुत सारे और पीक्स थे वहाँ पे, वो सब कैप्चर करके धीरे धीरे हमने आपस में आके हमने पूरे बल्ज को कैप्चर कर लिया और बल्ज को कट ऑफ करके इंडिया में मिला लिया। अच्छा, और कितने दिन तक रहा था हमारी कंट्रोल? ये 500 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था जो हमने कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद में, उसके बाद जो पाकिस्तान को, जब उनको टोटल एक्सपोज हो गए, वो उनकी पूरी हरकतें पूरी दुनिया के सामने आ गई। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। और उनको जो विश्वास नहीं था, वो सोच रहे थे कि हमको अमेरिका हेल्प करने आएगा अगर इंडिया बॉर्डर क्रॉस करेगा, हमको चाइना हेल्प करने आएगा। 2 ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे उस समय, अभी नहीं, ये बंद हो गए, कॉल्ड सीटो एंड सेंटो, जिसमें इंडिया उसका पार्ट नहीं बना था, बिकॉज इंडिया वॉज नॉन अलाइंड। ये अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे कि भाई हम लोग, जैसे नेटो है आजकल, ऐसे सीटो और सेंटो ऑर्गेनाइजेशन बने थे कि हम एक दूसरे की मिलिट्री में हेल्प करेंगे। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो गए। हमारे बोल्ड मूव के बाद पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, दुनिया की किसी कंट्री ने उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन बाद में उन्होंने रोना बहुत रोया, और रशिया ने फाइनली एक ताशकंद में एक यूनाइटेड नेशन के अंडर भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन दिया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो खुद एक फील्ड मार्शल थे, सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल, वैसे आर्मी के जनरल थे, उनको, प्रेसिडेंट को न्योता दिया। और फिर ये दोनों गए और फिर नेगोशिएशन हुआ, और उसके बाद एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। उस ताशकंद एग्रीमेंट में हम लोगों ने, बिकॉज इंडिया बीइंग अ बिग ब्रदर एंड बिग कंट्री एंड बिग हार्ट, जो हिंदुस्तानी लोग, हम बड़े दिल के लोग हैं, हमने वो 500 स्क्वायर किलोमीटर उनको वापस दे दिए, जो एक स्ट्रैटेजिक गलती आज की डेट में बोल सकते हैं। लेकिन उस समय इसलिए दिया गया कि पूरे वर्ल्ड के आगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि हम कभी भी हाजीपीर पास को नहीं यूज़ करेंगे इन्फिल्ट्रेटर्स भेजने के लिए, गलत काम करने के लिए। लेकिन हमने लैंड तो दे दी, आज तक उस पास को इन्फिल्ट्रेटर भेजने के लिए ही यूज़ करते हैं। How can we trust Pakistan on that? How can we trust Pakistan? Absolutely. I think we did similar mistake in 1971 as well, when we gave some area in Rajasthan और पंजाब region, जो कि कैप्चर कर लिया था। Correct. तो सर, कहाँ से बुक लिखने की जर्नी शुरू हुई? मतलब आफ्टर, आई एम श्योर 62 के बाद आपका मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो पहले से ही था। 62 के बाद वो आपका एक पूरा सपना पूरा करें हो गया कहें, या कुछ और कहें कि आपने उसमें एक्सपीरियंस ले लिया, या कहते हैं हम कि खून मुंह लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे कहाँ से आया? इस पे क्या हुआ एक्चुअली, क्या है ना, मैं ना गांव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो मेरा जो एंसेस्ट्रल विलेज है कोसली है, हरियाणा में। और कोसली की सबसे खास बात यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स, नॉट जवान्स, डिफेंस ऑफिसर्स कोसली गांव से ही आए हैं।
तो वहाँ गांव में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और एक बहुत रेवाड़ी ही वाला एरिया। रेवाड़ी वाले एरिया में। तो कोसली एक अभी तहसील है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं उस जगह को बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स हिंदुस्तान में आए हैं, मतलब आर्मी, एयरफोर्स ने भी ज्वाइन किए और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उनके पास में गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी हैं हमारे पास में, विक्टोरिया क्रॉस तक हमारे गाँव में है। ऐसे ही मेरी मदर जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान बॉर्डर पे एक गांव है मेरी मदर का, बेवल, वहाँ की बिलोंग करती हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था ना तो बेवल जाया करता था। तो बेवल के बगल में एक गांव है, उस गांव में एक वीर चक्र एक नायक को मिला था और उनका नाम है उमराव सिंह। तो बचपन से ना मैं उनकी नाम सुनते आ रहा हूँ, उमराव सिंह। वो गांव में क्या होता है, एक गांव में वीर चक्र मिलता है तो 4-5 गांव में उसका जिंदगी भर नाम रहता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने हाजीपीर में लिखने की शुरुआत की तो मैं सीधा गाड़ी लेके पहुंच गया, बिकॉज मेरे को उमराव सिंह के बारे में ऑनलाइन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। केवल एक फोटोग्राफ दिखी, वो भी एक कोई न्यूज़पेपर की पुरानी सी, और मेरे को पूरे नेट पे कुछ नहीं मिला। भारत का वीर चक्र विनर जिसने हाजीपीर कैप्चर में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। मेरा ब्रदर भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। मैंने अपने ब्रदर को बोला, यार कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, गाड़ी लेते हैं, गांव चलते हैं। हम उनके गांव पहुंच गए। गांव में विश्वास नहीं करेंगे, मैंने गाड़ी रोक के पहले किसान से पूछा कि उमराव सिंह का घर कहाँ है, वीर चक्र। उसने बोला वीर चक्र उमराव सिंह का, साहब वो देखो वो जो चौथा पांचवा घर, वहां पे आप जाके बात करो। 1965 का वीर चक्र को आज भी गांव का किसी भी आदमी से पूछो तो बता देगा घर वो वाला है। वो फख्र की बात है। वहां गए तो मैं उनके उमराव सिंह के बेटे से मिला जो किसान है। वो बेटे ही इतने बुजुर्ग हो चुके हैं अभी कि उनका जो बेटा है, मतलब पोता उमराव सिंह का, वो भी आर्मी में नौकरी करके हवलदार रिटायर होकर आ गए। आप सोचो, मैं उमराव सिंह की बात कर रहा हूं, हिज ग्रैंडसन इज रिटायर्ड एज हवलदार इन द आर्मी। सो आई मेट उमराव सिंह का बेटे से मिला, उनके पोते से मिला। तो मेरे को उनसे बातें की और थोड़ा सा इंटरेस्ट और जागा मेरे को हाजीपीर में एक्चुअली हुआ क्या था। फिर मैंने ना 65 की वॉर बुक्स पढ़नी शुरू की, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे रिजांगला पे एक एक पेज का वर्णन है, हाजीपीर पे भी एक एक दो दो तीन तीन पेज का वर्णन है। फिर मेरे को कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक किताब मिली 1965 वॉर के ऊपर, कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर खन्ना। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, द मॉनसून वॉर। तो उसमें थोड़ा डिटेल में है 65 वॉर के बारे में एंड पर्टिकुलरली हाजीपीर ऑपरेशन के बारे में लगभग 20-25 पेज का वर्णन है। मैंने उसको पढ़ा, मेरे को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैंने और किताबें पढ़ी। फिर मेरे को लगा कि जो इस बटालियन के 1 पैरा के जो ऑफिसर्स थे और जवान्स थे उनसे मिलना चाहिए। तो काफ़ी लोगों से मैं मिला। मैं चार्ली डेल्टा कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे वो नोएडा में रहते हैं, एज ए ब्रिगेडियर रिटायर हुए, सिख ऑफिसर हैं। कैप्टन ही रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह। मैं उनसे मिलने उनके घर गया और मैंने और बहुत सारे उस समय के जो इस बटालियन, इस ब्रिगेड के जो स्पैरो थे, जो सिग्नल ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर शमशेर सिंह, उन्होंने इस किताब का आफ्टरवर्ड लिखा है, उनसे मैं मिलने गया। वो भी नोएडा में रहते हैं। फिर चंडीगढ़ में मेरे को कई ऑफिसर्स मिले। फिर मैं मेजर रंजीत सिंह दयाल की डॉटर रहती हैं चंडीगढ़ में, पंचकुला में, उनसे मिलकर आया। और फिर मैं 1 पैरा नाहन में है हिमाचल प्रदेश में, 1 पैरा हेडक्वार्टर गया। वहाँ पे कर्नल टोकस कमांडिंग ऑफिसर थे जब मैं 3 साल पहले गया, तो अभी तो चेंज हो गए होंगे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने दिखाया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो मेजर रंजीत सिंह दयाल थे जिनको महावीर चक्र मिला इसके लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल शैतान सिंह जैसे उनके भी पेट पे गोली लगी, लेकिन उनके पास कार्बाइन थी, वो सारी गोलियां कार्बाइन पे लग गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब इट इज सच, एक भी गोली उनको नहीं मिली, 4-5-6 गोलियां कार्बाइन पे लग गई। वो कार्बाइन नाहन में 1 पैरा के ऑफिसर्स मेस में डिस्प्ले पे रखी हुई है। उसकी मैंने फोटो खींच के किताब में यूज किया है। तो इस पूरी बैटल के अंदर वो लोग कैसे गए, कैसे उन्होंने एक एक पीक को कैप्चर किया, कैसे नाला क्रॉस किया, कैसे एनिमी सोल्जर्स को टैकल किया, फिर जो अपने शहीद होते गए उनको कैसे हैंडल किया, मोटिवेट रंजीत सिंह दयाल साहब ने मोटिवेट करके अपनी पूरी बटालियन को कैसा रखा। तो ये पूरी कहानी है हाजीपीर की। सर कितने दिन का ऑपरेशन था? क्विक आंसर। लगभग देखा जाए तो देखो 2 चीजें हैं। एक तो हाजीपीर पास है और जो ये पूरा लैंड मास है ना, इसको हम बोलते हैं हाजीपीर बल्ज। ओके। तो हाजीपीर पास का ऑपरेशन तो शायद लगभग रहा होगा 7-8 दिन का, पहुंच के कैप्चर करना। बट वहीं पे काफी टाइम रहे, उसको रिटेन करना, और काउंटर अटैक बहुत हुए, तो उसको भी आप ऑपरेशन ही मान सकते हो। लेकिन अगर हम पूरा हाजीपीर बल्ज को कैप्चर करके उसको कट ऑफ करके इंडिया में मिला लेना, वो आप देखो तो मेरे ख्याल से लगभग
अराउंड 1.5 मंथ्स का ऑपरेशन, एंड उसके बाद उसको हमने पकड़ के रखा जनवरी तक। जनवरी में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ये अगस्त में 28 अगस्त को हमने कैप्चर किया था हाजीपीर पास। ओके 24 से पहले स्टार्ट होना था ऑपरेशन, बट 20 एक बहुत बारिश हुई थी, पूरा ऑपरेशन बारिश में हुआ है, और 25 को हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। आप सोचो बारिश में, और ये इतना हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है बर्फ वाला, बर्फ गिरती है, लेकिन ये तो अगस्त की बात है, पूरा ठंडा, पूरी आपकी यूनिफॉर्म लगातार गीली हो चुकी है, सब जगह से पानी गिर रहा है, और उसी में ये मैक्सिमम लड़ाई लड़ी गई है। बहुत ही जोश दिलाने वाली, गर्व दिलाने वाली भारत माता की लड़ाई है, जो मेरे हिसाब से हर इंसान को पढ़ना चाहिए। ये एक हमारे लिए भी कहीं ना कहीं, मेरे को शेम वर्ड यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट है इंडिया के लिए कि हम ये हमारे हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री हम आगे नहीं ला पाए हैं। एंड थैंक यू फॉर पुटिंग दिस एफर्ट सर, कि आप ये वाली बुक लिख रहे हैं दोबारा, 1965 वाली। 62 की आपने ऑलरेडी लिखी थी। दैट वॉर वॉज ऑल्सो समथिंग विच शुड हैव बीन इन लाइमलाइट, बट उसको उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाया। सर, इसको कन्वर्सेशन ख़त्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उमराव सर की क्या कंट्रीब्यूशन थी? आपने कहा ना उन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा इसमें, उमराव सिंह। तो उमराव सिंह की कंट्रीब्यूशन ये थी कि क्या हुआ कि जब हमने हाजीपीर कैप्चर कर लिया ना, तो हाजीपीर कैप्चर करने के बाद में जो अरविंदर सिंह साहब जो हैं वो आए, मेजर अरविंदर सिंह आए वहाँ पे, और उन्होंने जब रंजीत सिंह दयाल साहब से बात की, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमने ये हाजीपीर पास तो कैप्चर कर लिया, लेकिन आगे ना कुछ आगे जाके कंटूर लाइन है, बोला उससे आगे का एरिया दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे कहीं काउंटर अटैक की तैयारी तो नहीं हो रही है। तो जब इन्होंने वहाँ जाके पहले रेकी पार्टी भेजी, तो देखा वहाँ पे काउंटर अटैक की तैयारी हो रही है, और बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे एनिमी सोल्जर्स जमा हो चुके हैं। तब इन्होंने डिसाइड किया, अरविंदर सिंह साहब ने, कि मतलब रंजीत सिंह दयाल साहब ने अरविंदर सिंह साहब को बोला कि आप डेल्टा कंपनी को लेके जाओ, उसमें उमराव सिंह थे, और जाके उनको वहाँ से हटाओ, गो एंड अटैक, go and attack and recapture कैप्चर दी कंटूर लाइन। उसको कैप्चर करने के लिए क्या था कि वो कंटूर लाइन ना दो पार्ट में थी, एक कंटूर लाइन इधर थी, एक यहाँ थी, और बीच में ना एक ओपन एरिया था। तो ये लोग आके क्या किया, जैसे ही अरविंदर सिंह साहब पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, बटालियन हेडक्वार्टर बना रहे हैं, वो लोग पूरे गड्ढे वड्ढे खोद के अपनी गन वन लगा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं जाके और लोगों को बुला के लेकर आऊंगा तो उसमें बहुत देर हो जाएगी, कंसोलिडेट। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अटैक करके इनको यहीं से हटा देता हूँ। ही हैड अराउंड दैट टाइम, आई थिंक विद हिम अराउंड डेल्टा कंपनी के लगभग 50-60 ट्रूप्स के साथ में इन्होंने अटैक किया। एनिमी सोल्जर्स भी लगभग उतने ही रहे होंगे। बहुत अच्छे से अटैक चल रहा था, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि ये ओपन एरिया से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और ओपन एरिया को क्रॉस करके जाने लगे तो हमारी बहुत सारे सोल्जर्स उसमें शहीद हो गए, कैजुअलिटी हो गई। और उमराव सिंह ने एक काम किया है कि उनकी एनिमी जो कैजुअलिटी कर रही थी वो एक एलएमजी पोस्ट थी, उस एलएमजी पोस्ट को कैप्चर करना था। वो उन्होंने अकेले जाके एनिमी पोस्ट को कैप्चर करके, और वहाँ पे उसको उनके जो मैन कर रहे थे सोल्जर्स, उनको उन्होंने मार दिया। लेकिन उस चक्कर में फिर जो लोग दूर खड़े हुए थे उनकी गोलियों के वो शिकार हो गए, तो वो शहीद हो गए। हाँ, तो वो उनको पॉस्टमस वीर चक्र मिला है। इस पूरी बुक के अंदर में, क्योंकि ये पूरा बल्ज का अटैक है, तो इसमें और बहुत सारे सोल्जर्स हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स लिए मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गजब की ब्रेवरी दिखाई। तो 15 बटालियन एज यू टोल्ड अस, तो एक साथ कितने सारे ऑफिसर्स, कितने सारे सोल्जर्स ने अटैक किया होगा पूरे उसमें बल्ज में? तो फिर बहुत, हाँ, दे वर टोटल 15 battalions over a period of 28 days. Extensively they attacked. There was 6 Dogra, there was 4 Rajput, there was 2 Sikh, there was many other battalions, and as I told you, there was Meghdut force, which was created just at that time by the GOCNC. Lieutenant General Harbaksh Singh had created Meghdut force विद मेजर मेघ सिंह एज द इंचार्ज, एंड वॉर के बाद में उनको भी वीर चक्र मिला, मेजर मेघ सिंह को, और उनकी प्रमोशन नहीं आने वाली थी, इसलिए वो सर्विस छोड़ने वाले थे। वो डिसग्रंटल्ड ऑफिसर थे, लेकिन उनको ये फोर्स बना के और उनको मोटिवेट किया, और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया, तो उनको वीर चक्र भी मिला। और प्रॉमिस किया था लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने मेघ सिंह को कि तेरे को प्रमोट मैं करूँगा आफ्टर दिस बैटल, एंड उन्होंने अपने हाथों से ये काम किया और उनको लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट किया मेघ सिंह को, और मेघदूत फोर्स आज तक है आर्मी में।
सर कब आ रही है ये बुक, कब लॉन्च हो रही है? ये बुक 28 अगस्त का प्लान है हाजी पीर डे पे रिलीज़ करने का, लेकिन प्री ऑर्डर पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगी और ऑफिशियल रिलीज़ डेट 28 अगस्त का रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस किताब को हर हिंदुस्तानी पढ़े, क्योंकि इसमें केवल ब्रेवरी नहीं है, इसमें रिसोर्सफुलनेस है, इसमें इंटेलिजेंस है, इसमें टीम वर्क है, इसमें लीडरशिप लेसन्स हैं, इसमें परसिवरेंस, प्लानिंग, ट्रेनिंग के लेसन्स हैं, इसमें वो संभव सारे लेसन्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में लगा सकते हैं और अपने आप को एज अ बेटर प्रोफेशनल बना सकते हैं। मैंने खुद, चाहे वो रेज़ांगला की कहानी हो, चाहे वो हाजी पीर की कहानी हो, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इन किताबों को पढ़ के बहुत कुछ सीखा। जैसा आपको पता ही है कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरी 2 कंपनियाँ भी हैं, तो उसकी जर्नी में भी, या मेरी फ़िल्म मेकिंग जर्नी हो, मैं इन सारी जर्नीज़ में इस ट्रेनिंग की, ये जो किताबों से सीखता हूँ और इन वॉरियर की कहानियों से सीखता हूँ, सच्ची कहानियों से, तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आई फील दैट दिस इज़ अ मोटिवेशनल बुक, मोर देन बीइंग एनीथिंग एल्स, इट इज़ अ मोटिवेशनल बुक। और मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे अगर हम इस किताब को पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शहीद जो भारत के लिए, भारत माता के लिए शहीद हुए, वो शहीद इसलिए हुए कि हमारा देश समृद्ध हो, स्ट्रांग बने और हमारे यूथ जो है आगे बढ़े। और यूथ 101% इस किताब को पढ़ के, मैं बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में 1% भी फ़र्क आता है, आपके ब्रेन माइंडसेट में 1% भी फ़र्क आता है, तो उन शहीदों का वो जो सैक्रिफाइस करा होगा, जो जो उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो आई वुड लाइक एज मेनी नंबर ऑफ पीपल as possible to read. Definitely, sir. We need to remember that contribution, that sacrifice. We need to learn from that sacrifice, and we need to Absolutely. take this legacy ahead to give for our country without thinking twice. Absolutely. So I'll request everyone कि जैसे ही आपको ये बुक मिलती है प्लीज़ पढ़ें। हाँ, हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। Thank you so much, sir, for your service. Thank you so much for writing this book, and very thank you to giving us your time. It has been a pleasure. थैंक यू वेरी मच। लास्ट बात बोलना चाहूँगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेरे को पता चला और मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ आप लोगों के साथ एसोसिएट होके, और इतनी प्योरिटी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और आप लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, और इंडिया के ग्रोथ में जिस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको और बल मिले, ये मेरी शुभकामनाएं। Thank you, sir. It has been a pleasure.